इसको बुला रहा हूँ, अब और कोई बहाना नहीं। आप जो बोलेंगे मैं सब करूंगी। दोस्तों जरा सोचिए, एक करोड़पति जो सालों बाद अपनी हवेली लौटता है, वहां अपने ही बेडरूम में उसे एक अजनबी औरत अपने बच्चों के साथ मिलती है। करोड़पति गुस्से में उस औरत को पुलिस के हवाले करने ही वाला होगा, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करेगा जिसे देखकर इंसानियत रो पड़ेगी। क्या वो उस औरत को पुलिस के हवाले कर देगा? इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो पूरा देखना। ये कहानी आर्यन मेहरा की है, जो अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए अपने अतीत के पन्नों में लौटता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास दौलत तो बेहिसाब थी, लेकिन सुकून का एक कतरा भी नहीं था। दोपहर की झुलसा देने वाली कड़ी धूप में जब आर्यन मेहरा की काली चमकचमाती एसयूवी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरती हुई मन्नत विला के पुराने लोहे के फाटकों की ओर मुड़ी, तो उड़ती हुई धूल के गुबार ने पीछे के सारे दृश्य को धुंधला कर दिया। इंजन की वो भारी गड़गड़ाहट उस इंसान और खामोश गांव की हवाओं में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। ये हवेली आर्यन के लिए सिर्फ ईंट, पत्थर और चूने से बनी कोई बेजान इमारत नहीं थी। ये उसकी पत्नी अदिति को खोने के बाद उसके सुंदर सपनों का घर था, जो अब उसकी मीठी यादों का एक शांत और पवित्र मंदिर बन चुका था। तकरीबन 5 साल पहले आर्यन ने ये हवेली अदिति के लिए खरीदी थी। अदिति, जिसे शहर की बनावटी चकाचौंध और शोरगुल से सख्त नफरत थी, और जो अपनी जिंदगी के कुछ पल इस सुकून भरी वादी में गुजारना चाहती थी। लेकिन शायद वक्त की लकीरों में कुछ और ही लिखा था। 2 साल पहले एक भयानक सड़क हादसे ने अदिति को आर्यन से हमेशा के लिए छीन लिया। तब से ये मन्नत विला आर्यन के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं था, जहां वो हर साल अपनी पत्नी की मौत की बरसी पर दुनिया से कटकर अकेले वक्त बिताने आता था। गाड़ी से उतरते ही आर्यन ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसे उम्मीद थी कि यहाँ की सुनसान और ठंडी हवा उसके भारी मन को शायद थोड़ा सुकून दे पाएगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर हवेली के मुख्य द्वार पर पड़ी, उसके कदम जैसे जमीन में ही धंस गए। उसके कांपते होठों से अविश्वास भरा एक सवाल बुदबुदाहट बनकर निकला। ये सब क्या है? जिस लोहे के भारी गेट को उसने पिछली बार जंग लगा हुआ, फीका और खराब हालत में छोड़ा था, वो अब ताजे गहरे नीले रंग से किसी नई दुल्हन की तरह चमक रहा था। नीला रंग, वही जो अदिति की आत्मा को बेहद सुकून देता था। आर्यन के माथे पर बल पड़ गए। जहां जंगली घास फूस और कटीली झाड़ियां होनी चाहिए थीं, वहां अब करीने से कटी हुई मखमली हरी घास और खिले हुए ताजे गेंदे के फूलों की महक चारों ओर फैली थी। हवेली की खिड़कियां जो धूल की मोटी परतों से ढकी होनी चाहिए थीं, वे दोपहर की धूप में मोतियों की तरह चमक रही थीं। एक अजीब सी सिहरन आर्यन के पूरे शरीर में दौड़ गई। क्या किसी ने उसकी अनुमति के बिना उसकी यादों के इस पवित्र मंदिर में कदम रखने की हिम्मत की थी? गुस्से और बहुत ज्यादा जिज्ञासा के मिले जुले भाव के साथ आर्यन ने उस भारी गेट को जोर से धक्का दिया। लोहे का वो भारी गेट बिना किसी शोर या चरमराहट के बिल्कुल सहजता से खुल गया, जैसे किसी ने हाल ही में उसके कब्जों में बड़ी फुर्सत से तेल डाला हो। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, उसे अचानक बच्चों की मासूम हंसी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी जीवंत और जादुई थी कि आर्यन को एक पल के लिए लगा कि शायद वो जागती आंखों से कोई सपना देख रहा है। वो तेज और भारी कदमों से बरामदे की सीढ़ियां चढ़ा और खुले हुए मुख्य दरवाजे पर आकर अचानक ठिठक गया। सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसकी उस आलीशान दीवान खाने में, जहां सन्नाटे का राज होना चाहिए था, वहां आज जिंदगी अपनी पूरी ताकत के साथ धड़क रही थी। एक नन्ही सी लड़की जिसकी उम्र शायद 4 साल रही होगी, हाथ में एक पुरानी चिथड़ों वाली गुड़िया लिए सोफे के चारों ओर पागलों की तरह दौड़ रही थी। फर्श पर बिछे उस कीमती कालीन पर एक छोटा सा बच्चा घुटनों के बल रेंग रहा था, और वहीं सोफे के पास खड़ी एक युवा महिला, जिसका नाम स्नेहा था, बड़े सलीके से धुले हुए कपड़ों की तह लगा रही थी। कमरे में उस बासी और सीलन भरी हवा की जगह अब ताजे पके हुए सादे भोजन और चंदन की अगरबत्ती की हल्की हल्की खुशबू रची बसी थी। आर्यन के भारी जूतों की आहट सुनकर स्नेहा ने झटके से अपना सर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक पल के लिए जो सुकून था, वो आर्यन के गुस्से से लाल चेहरे को देखते ही डरावने डर में तब्दील हो गया। उसके कांपते हाथों से कपड़ों की टोकरी छूट गई और सफेद कपड़े फर्श पर बिखर गए। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? साहब माफ कर दीजिए, मैं सब सच बता दूंगी, बस एक बार सुन लीजिए। तुम कौन हो? आर्यन की आवाज कांप रही थी गुस्से से। ये मेरा घर है, मेरी अदिति की यादों का घर। तुम यहाँ कैसे घुस आई? स्नेहा का चेहरा डर और शर्मिंदगी से सफेद पड़ गया। वो कांपते हाथों को जोड़ते हुए मिन्नत करते हुए आगे बढ़ी। साहब माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ गलती बहुत बड़ी है, लेकिन मैं सब सच सच बता दूंगी, बस एक बार सुन लीजिए। आर्यन का गुस्सा बांध तोड़ रहा था। वो यहाँ शांति की तलाश में आया था, अपनी पत्नी की यादों में डूबने आया था, लेकिन यहाँ तो किसी अजनबी ने उसकी पूरी कायनात पर जैसे कब्जा कर लिया था। क्या समझाओगी तुम? ये सीधा सीधा जुर्म है, अवैध प्रवेश, ट्रेसपासिंग। मुझे अभी के अभी पुलिस को सूचना करनी होगी। पुलिस का नाम सुनते ही वो नन्ही सी बच्ची दौड़कर अपनी मां के पल्लू के पीछे छुप गई और वो छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। स्नेहा की आंखों से मोटे मोटे आंसू छलक पड़े। वो वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई, जैसे जिंदगी के थप्पेड़ों ने उसे 1000 बार गिराया हो।
नहीं साहब, खुदा के वास्ते पुलिस को मत बुलाइए। मेरे पति गुजर गए साहब, काम छूट गया। मकान मालिक ने हमें इस बेरहम बारिश में आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। हमारे पास सिर छिपाने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं थी। ये हवेली सालों से सुनसान पड़ी थी। मैंने सोचा बस कुछ दिन, जब तक मुझे कोई छोटी सी छत या छोटा सा काम नहीं मिल जाता, तब तक यहाँ ठहर जाऊं। उसकी बातें आर्यन के कानों में शीशे की तरह चुभ रही थी। तभी अपनी माँ के पीछे छिपी उस नन्ही सी बच्ची ने मासूमियत से धीरे से पूछा, मम्मी, हम फिर से उस टूटे पुल के नीचे सोएंगे ना? वहां तो बहुत ठंडी हवा चलती है और बारिश में हम भीग जाते हैं। मुझे डर लगता है मम्मी। फिर से इस एक शब्द ने आर्यन के दिल के किसी कोने पर हथौड़े की तरह वार किया। अचानक उसकी बंद आंखों के सामने अदिति का वो चमकता हुआ चेहरा आ गया। अदिति जो हमेशा कहती थी, आर्यन, घर सिर्फ ऊंची दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की सांसों और खुशियों से बनता है। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है स्नेहा? आर्यन ने अपनी आवाज को थोड़ा काबू में करते हुए कहा। जानती हूं साहब, बहुत अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन मेरे इन मासूम बच्चों की भूख और उस कड़कड़ाती ठंड ने मुझे अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया। साहब, बस 10 दिन, सिर्फ 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं कसम खाती हूं हम आंखों से ओझल रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। मेरे बच्चों को बस थोड़ी सी छत चाहिए, प्लीज साहब। आर्यन ने एक नजर उस ताजे नीले रंगे हुए गेट की ओर देखा, फिर उस साफ सुथरे कमरे की ओर। ठीक है, आर्यन ने अपना फैसला सुनाया। 10 दिन, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन मेरी एक सख्त शर्त है। तुम और ये तुम्हारे बच्चे हर पल मेरी नजरों से दूर रहोगे। मैं यहाँ सिर्फ अपनी पत्नी की यादों के साथ रहने आया हूँ और मुझे रत्ती भर भी शोर बर्दाश्त नहीं है। तुम लोग पीछे के उस पुराने सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो जाओगे। स्नेहा ने राहत की सांस ली। खुदा आपका भला करे साहब। आर्यन मेहरा और स्नेहा के बीच इस अजीब समझौते के कुछ ही मिनट बीते थे कि हवेली का मुख्य दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला। दरवाजे पर इस इलाके का बरसों पुराना और खुद को बड़ा मानने वाला चौकीदार दौलत राम खड़ा था। उसके पीछे गांव के 2-3 आवारा लड़के भी बड़ी बदतमीजी भरी नजरों से अंदर झांक रहे थे। साहब, दौलत राम ने बैठक में धमकते हुए चिल्लाकर कहा, ये सब क्या तमाशा है साहब? ये नीच औरत और ये गंदे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? साहब, इसने मेरी अनुपस्थिति में या तो ताला तोड़ा है या चाबियां चुराई हैं। ये लोग शातिर चोर है साहब। मैं कहता हूं अभी धक्का मारकर निकालिए इसे। दौलत राम की वो कर्कश आवाज आर्यन के कानों में चुभ रही थी। उसने अपनी आवाज को बर्फ की तरह ठंडा रखा। दौलत राम, ये मेरा घर है। स्नेहा और इसके बच्चे अगले 10 दिनों तक यहाँ मेरे मेहमान की तरह रहेंगे। दौलत राम का चेहरा अपमान से तमतमा उठा। मेहमान? साहब, क्या कह रहे हैं आप? एक मामूली विधवा? आर्यन दहाड़ा। ये मेरा आखिरी फैसला है। आज से तुम्हारा काम सिर्फ बाहरी फाटक तक सीमित रहेगा। हवेली की चौखट के अंदर क्या हो रहा है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब तुम यहां से जा सकते हो। दौलत राम बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया, लेकिन उसकी आंखों में नफरत साफ थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो चुका था, आर्यन को बहुत ही धीमी आवाज में एक लोरी सुनाई दी। स्नेहा अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। वो आवाज इतनी मधुर और दर्द भरी थी कि आर्यन की आंखों से अनजाने में ही आंसू बह निकले। उसने अपनी खिड़की से नीचे आंगन की ओर झांका। स्नेहा एक पुरानी टूटी हुई चटाई पर बैठी थी, जहां उसने अपने बच्चों के लिए एक कच्चा बिस्तर बनाया था। आर्यन को अचानक एक गहरा झटका लगा। वो अपनी पत्नी की मौत का शोक मना रहा था, जबकि स्नेहा को अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए हर पल एक नई जंग लड़नी पड़ रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। आर्यन को प्यास लगी। वो दबे पांव नीचे रसोई की तरफ गया। साहब, माफ कीजिएगा, मैं बस बर्तन साफ कर रही थी, स्नेहा ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। आर्यन ने देखा कि उसके हाथ में एक फटा हुआ पुराना सूती कपड़ा था। वो क्या है स्नेहा? उसने पूछा। स्नेहा हिचकिचाई। साहब, बच्चों के पास ओढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ठंडी हवा चल रही थी तो मैं बस इस पुराने कपड़े को सी रही थी ताकि उन्हें थोड़ी गर्माहट मिल सके। आर्यन को अपनी विलासिता पर उस पल बहुत घृणा महसूस हुई। अगले दिन सुबह आर्यन सीधे स्नेहा के पास जाकर खड़ा हो गया। स्नेहा, सुनो, 10 दिन में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा रहने को। मैं तुम्हें काम देता हूँ, स्थायी काम। तुम इस हवेली की पूरी देखभाल करोगी। ये अदिति का सपना था और तुमने इसे फिर से जिंदा कर दिया है। तुम्हारे हाथों में जैसे जादू है। स्नेहा की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। साथ ही हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदलने लगे। आर्यन का जीवन अब एक नई लय में ढलने लगा था। उसे अब सुबह की शुरुआत में अदिति की तस्वीर के साथ साथ पीहू की शरारत भरी मुस्कान भी दिखने लगी थी। लेकिन जहां खुशियां होती हैं वहां नजर लगाने वाले भी बहुत होते हैं। दौलत राम गांव में स्नेहा के बारे में गंदी अफवाहें फैलाने लगा। एक शाम वो गांव के सरपंच के साथ हवेली के गेट पर आ धमका। आर्यन जी, ये गांव की मर्यादा का सवाल है। आप एक जवान विधवा को अपने घर में बिना किसी रिश्ते के कैसे रख सकते हैं? दौलत राम ने बीच में जहर घोला। सरपंच जी, ये औरत और ये साहब दोनों का चक्कर चल रहा है। आर्यन का खून खौल उठा।
उसने देखा कि स्नेहा का सिर शर्म के मारे झुक गया था। आर्यन ने स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने खड़ा किया। रिश्ता पूछ रहे हो ना सब, तो सुन लो, स्नेहा सिर्फ इस घर की केयरटेकर नहीं है, ये मेरे बच्चों की माँ है और आज से मेरी धर्मपत्नी भी। मैं इनसे शादी कर रहा हूं और इन बच्चों को अपना नाम दे रहा हूं। जो कुछ कहना है कह लो, लेकिन अब ये मेरा परिवार है। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। स्नेहा अवाक रह गई। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और बहुत धीरे से कहा, स्नेहा, अदिति ने मुझे प्यार करना सिखाया था, लेकिन तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है। मैं अकेले मर रहा था, तुमने और इन बच्चों ने मुझे नई जिंदगी दी है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा? स्नेहा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शादी बहुत सादगी से हवेली के उसी आंगन में हुई। आर्यन ने जब स्नेहा की मांग में सिंदूर भरा तो उसे लगा जैसे हवाओं में अदिति की आत्मा ने उसे आशीर्वाद दिया हो। वो हवेली जो कभी यादों का कब्रिस्तान थी, अब खुशियों का मन्नत विला बन चुकी थी। शादी के बाद आर्यन ने स्नेहा के साथ मिलकर हवेली के एक बड़े हिस्से को अदिति स्नेहा चैरिटेबल होम में बदल दिया। वहां अब उन औरतों और बच्चों को पनाह मिलती थी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। आर्यन ने अपनी करोड़ों की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इस अच्छे काम में लगा दिया। दौलतराम और उसके जैसे लोगों को गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि गांव वालों ने अब आर्यन और स्नेहा की इंसानियत को पहचान लिया था। आर्यन अक्सर शाम को उसी नीले गेट के पास खड़ा होता और खेल रहे बच्चों को देखता था। उसे अब अपनी छाती में वो पुराना दर्द महसूस नहीं होता था। स्नेहा उसके पास आकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, जी, चाय तैयार है। आर्यन मुस्कुराया। स्नेहा, अब जी और साहब नहीं, मेरा नाम लो, आर्यन। स्नेहा शर्माते हुए मुस्कुरा दी। हवा में चमेली की खुशबू घुली हुई थी और डूबता हुआ सूरज मन्नत विला को सुनहरी किरणों से नहला रहा था। आर्यन को समझ आ गया था कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के आंसुओं को पोंछना है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आर्यन ने स्नेहा को अपनाकर सही फैसला किया? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।